बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज से कई माह पहले मैंने 3-4 व्लॉग्स में ये बात की थी कि एस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को बंद गली की तरफ ले जा रही है और अपने साथ वो मुल्क को भी बंद गली में पहुंचा देगी, और आज वही सूरत हाल पैदा हो गई है। ख़ुद उसके आर्गन जिस तरह की रिपोर्टें नशर कर रहे हैं, उनसे मेरी इस बात की तस्दीक होती है। तो इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में जो तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, उसके बाद जो इमरान खान ने बयान दिया है, तो क्या वो बयान इस बात की गमाज़ी नहीं करता कि मौसूफ की ज़हनी हालत जो है वो तशवीशनाक हद तक ख़राब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये गलत फैसले किए गए टिकट के, और आइंदा मैं खुद निगरानी करूंगा और खुद उम्मीदवारों का फैसला करूंगा। तो क्या वज़ीर आज़म या पार्टी का सदर कौंसलर्स के उम्मीदवारों का भी इंतखाब करेगा? ये पहले कभी आपने सुना नहीं होगा, और कभी हुआ भी नहीं है ऐसा कि कौंसलर सतह के उम्मीदवारों का इंतखाब वज़ीर आज़म करे। और उसके इस ऐलान के साथ ये भी गोया कि इतराफ़ कर लिया कि मेरी पार्टी जो है वो तो कौंसलर की सतह के उम्मीदवारों की नामजदगी या उनके इंतखाब का सही फैसला नहीं कर सकती, और उस पार्टी से वो पूरे मुल्क की हुकूमत चला रहे हैं। तो ये उनकी ज़हनी हालत की अक्कासी करती है। और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि जब पार्टी अरकान ने, काबीना के अरकान ने और दूसरे करीबी अरकान ने जब वज़ीर आज़म से कहा कि हमारी शिकस्त की एक वजह, बल्कि बड़ी वजह महंगाई है, तो वज़ीर आज़म ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि महंगाई कोई मसला नहीं है। तो ये भी इस बात की निशानी है कि मौसूफ की ज़हनी हालत जो है, दिमागी हालत जो है, वो तशवीशनाक हद तक बिगड़ चुकी है। और इसका सबूत इमरान खान पहले भी दे चुका है 2-3 मौके पर, जब उसने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक बड़े फंक्शन में ये बात कही, 2 मरतबा कही, बल्कि 3 मरतबा कही कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। और इस बात पर मीडिया में कोई ख़ास गिरफ्त नहीं हुई कि पूरी दुनिया के एदाद-ओ-शुमार कह रहे हैं कि दुनिया के 200 मुल्कों में से 197 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से सस्ते हैं, और पाकिस्तान सबसे महंगे तरीन मुल्क जो हैं, जिनकी तादाद 3 है, उनमें पाकिस्तान शामिल है। और ये वज़ीर आज़म कहता है कि पाकिस्तान अब भी दुनिया का सस्ता मुल्क है, और ये सस्तेपन को कम करने के लिए वो आज या कल में मिनी बजट ला रहा है। तो ये इमरान खान की एक ज़हनी अलालत की निशानी है कि वो इस तरह की बातें कर रहा है और ये फैसले कर रहा है कि कौंसलर की सतह के उम्मीदवारों का इंतखाब मैं करूंगा। और साथ ही इमरान खान ने ये भी कहा कि हम जब नई सबबंदी करेंगे और अच्छे उम्मीदवार लाएंगे तो अगले मरहले में हमें कामयाबी होगी। और इस बात को झुटलाते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि अगले मरहले में PTI को इससे भी ज़्यादा शिकस्त का सदमा देखना पड़ेगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो सीधी सी है कि जो हवा चल पड़ी है, अब उसके मुकाबले में PTI नहीं जा सकती। वही दूसरा हज़रत अमीर बिन आई का कि चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले, वो वाला माजरा है। और दूसरी वजह यह है कि दूसरा मरहला जिन इलाकों में होना है, वहाँ मुस्लिम लीग नून का और JUI का और जमात इस्लामी का वोट बैंक दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा, बल्कि ANP का वोट बैंक भी है। हज़ारा डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक पहले से ही ज़्यादा है, और अगर वहाँ कोई PTI के बचे खुचे हामी हैं तो इस नई लहर में वो भी हमें नज़र नहीं आएंगे। चुनांचे ये दूसरा मरहला जो है, इसके लिए बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा जिल्लत और शर्मिंदगी का बास होगा। और वो जो मरियम नवाज़ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फ़िक्रे कहे, वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए हैं और उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो फ़िक्रा उनका सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ है मैं उसको दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि PTI का टिकट अब रसवाई का निशान है। रसवाई का निशान यानी इसकी बात PTI का टिकट होगा वो माशरे में बेइज्जत होगा और रुसवा होगा। और ये एक ऐसी हकीकत है जो बल्दियाती इंतखाबात के अगले मरहले में आपको सबको दोबारा ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में नज़र आ जाएगी। तो नाज़रीन, इसी तरह कल वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने बड़ी एक मायूस किस्म की फ़ज़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, बहुत सारी बातें लाजानी किस्म की, लेकिन एक बात जो है काबिल ज़िक्र जो है वो ये फ़िक्रा है कि इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान में कोई कौमी सियासत नहीं हो सकती। माइनस कौन कर रहा है? अपोजिशन कर रही है। अपोजिशन को तो गवर्नमेंट किसी इतना के काबिल समझती ही नहीं है। ज़ाहिर है फवाद चौधरी की इशारा किसी और तरफ है, और उसको भी ये सुन गुन मिल गई है कि कहीं ना कहीं, बल्कि उसको पता चल गया है, सबको पता चल गया है, तो उसको भी पता चल गया है कि इमरान खान को माइनस करने का फैसला हो चुका है। तो अब ये जो बंद गली है, ये माइनस करने के फैसले से आगे की बात है। इस सिलसिले में परसों जो जरदारी साहब ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका डिनाइल किसी तरफ से नहीं आया, खुद हुकूमत की तरफ से भी नहीं आया कि जरदारी से मदद मांगी गई है। और नवाज शरीफ से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी खबरें ज़्यादातर तो मुस्लिम लीग के हामी या अपोजिशन के हामी हलकों की तरफ से आती रही हैं, तो चुनाचे उनकी तरदीद करना आसान है। लेकिन कल ये हुआ कि पीटीआई के कट्टर हामी टीवी चैनल ARY ने ये खबर ब्रेक की अपनी तरफ से कि नवाज शरीफ के साथ डील के लिए जो बातचीत चल रही थी वो नाकाम हो गई है। नाकाम से मुराद ये है कि बेनतीजा रही है। अब अगला राउंड जो है वो अगले महीने से मुराद जनवरी में दोबारा डायलॉग शुरू होगा, यानी डायलॉग ख़त्म नहीं हुए, पहला मरहला नाकाम हुआ है। और उसमें उसने रिपोर्ट में ये भी बताया कि नाकामी की बड़ी वजह ये मुतालबा है नवाज शरीफ की तरफ से जो आया है कि जब नया सेटअप आएगा तो वो फौरी तौर पर नए इलेक्शन कराएगा, न कि असेंबली की मुद्दत पूरी करेगा। वही बातें जो मैंने भी अपने व्लॉग्स में कही हैं कि ये इस मामले पर मुतालबे पर बात रुकी हुई है। यहाँ ये मैं बात कर रहा हूँ कि ARY ने ये बात खबर ब्रेक करके गोया कि तस्दीक कर दी। साथ ही उसने फौज का नाम नहीं लिया, इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो किसकी तरफ इशारा है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो पिछले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले तक ये समझ रही थी कि उसके दानिशमंदाना फैसलों ने उसके मकासद के हसूल में मदद दी है और सियासी मतला उसकी मर्जी के मुताबिक साफ होगा और चलेगा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान शेख रशीद और उसके साथ दूसरे भी, एतजाज़ हसन भी, और एतजाज़ हसन भी शेख रशीद के ही वो दुम छल्ले हैं। तो ये इस तरह के जो लोग थे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुसलसल ये 3 साल से ये इतला कौम को देते रहे हैं बड़े वसूख से कि शरीफ फैमिली की और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की सियासत का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। और इन दुम छल्लों के जो टीवी पर बैठे हुए मेज़बान हैं वो भी मुसलसल यही इतला देते थे कि नवाज शरीफ की वापसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उसके नाम का तो वर्का ही फाड़ दिया जाए, न सिर्फ उसके नाम का बल्कि मरियम नवाज के नाम का भी वर्का फाड़ दिया जाए। ये अब माजी की बात बन चुके हैं, इनका अब कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये उनकी सियासत में हिस्सा लेना तो दूर की बात है, ये पाकिस्तान के अंदर आने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो अब इन हज़रात से सवाल बनता है कि जिसकी सियासत का नामो निशान मिट चुका है, जो किस्सा माजी बन चुका है, तो उसके लंदन में जाकर पाँव क्यों पकड़े जा रहे हैं। ये पाँव पकड़ने वाली बात है ना कि 2 महीने तो ये सरकारी टीवी इतराफ़ कर रहा है कि 2 महीने से मुज़ाकरात चल रहे हैं, यानी मुज़ाकरात 2 महीने से चल रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की एक सख्त शर्त की वजह से मामला रुक गया है। तो बंद गली से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए कभी वो नवाज शरीफ के पास जाते हैं, कभी जरदारी साहब के पास जाते हैं, और कभी बीच में कुछ दूसरे मुसालतकारों को ले आते हैं कि वो मामला हल कराने में मदद करें, जिनमें कुछ सियासतदानों के गैर सियासी रिश्तेदार हैं, या कुछ सनतकार हैं, या कोई बिजनेस टाइकून है, उनकी मदद भी हासिल की जाती है। यानी एक ऐसी बंद गली में फंस गए हैं ये सब लोग कि उनको निकलने के लिए अपनी दानिश के तहत कोई रास्ता, कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही, और वो 3 जगह पर राब्ते करके, मुतालबात करके, मिन्नत समाजत करके मसले का हल ढूंढना चाहते हैं। और बात कहाँ रुकी हुई है? बात उसी ज़िद पर रुकी हुई है कि ये कहते हैं कि नहीं, हम 1.5 साल की ये मुद्दत पूरी करेंगे। मतलब ये है कि एक नीयत का इशारा मिलता है कि वो चाहते हैं कि 1.5 साल का जब जो वक्त हमें मिल जाएगा तो इस वक्त में हम कोई नई गेम ऑन कर सकेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि तारीख़ का पहिया, वक्त का पहिया उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अब नहीं चलेगा, और अगर इस तरह की उन्होंने गेम करने की कोशिश की तो वो पहले से ज़्यादा मुसीबतों में फंस जाएंगे। तो मुनासिब और बेहतरीन रास्ता तो यही है कि जितना फंस चुके हैं उतने फंसने पर गुजारा करें, मज़ीद फंसने से गुरेज करें, और मामलात को सेटल होने दें, जिस तरह के दुनिया के दूसरे मुल्कों में मामला सेटल होते हैं कि मुल्क को पार्लियामेंट चलाती है और जो महकमे हैं वो अपनी महकमा जाती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, उनसे तजावज़ नहीं करते, दूसरे महकमों के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो मैंने बताई है इसमें कई बातें ज़ाहिर है मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन जब भी कोई जामिया नक्शा दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जो पुरानी लकीरें हैं वो खुरच दी जाएँ, क्योंकि वो उस पुरानी लकीरों में नई लकीरें ऐड होकर नक्शे को पहले से ज़्यादा मुकम्मल करती हैं और ज़्यादा जामे करती हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। और ये सिलसिला भी चलेगा जब तक कि एक हल वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ जाता। और दूसरी बात यह है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं रही। इमरान खान से छुटकारा पाने का वो ज़हनी तौर पर फैसला कतई तौर पर डन कर चुके हैं, और बात आगे बढ़ाने से इसलिए गुरेज कर रहे हैं कि उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं
جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو مستقبل کی پلاننگ ہے اس میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، یا ہماری جواب طلبی ہو سکتی ہے۔ تو اس جواب طلبی کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ پیچیدہ نقطہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں نواز شریف کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کرائی گئی یقین دہانیوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب یہ یقین دہانیوں پر آپ اعتبار ہی نہیں کریں گے تو پھر یقین دہانیاں آپ مانگ کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الجھاؤ ہے جس میں وہ الجھ گئے ہیں، اور نواز شریف کا یا سیاستدانوں کا خاتمہ کرنے کا جو خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کو 1 سال پہلے یہ دھمکی دی گئی تھی بالواسطہ طریقے سے کہ اگر آپ نے سیاست میں اس طرح کے اقدامات کیے اور جو ہم کر رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی تو نقصان آپ کو بھی ہوگا۔ اس کا نقصان مولانا فضل الرحمان کو یہ ہوا کہ پختونخوا میں جو ان کی مضبوط عوامی حمایت موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ چلتے چلتے میں ایک واقعہ بیان کر دوں جو شاید آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ فہد چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان شدت پسند ہے اور یہ طالبان کی طرح کے ہے یا تحریک لبیک کی طرح ہے۔ اگر یہ ان کا دعویٰ درست ہے تو انہیں خیر اس کا ثبوت دینا چاہیے تھا کہ کہاں پر جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے کسی پولیس والے کو قتل کیا یا کوئی دکان لوٹی یا کسی گھر کو جلایا۔ تحریک لبیک کے ریکارڈ پر تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ JUI کے بارے میں اس طرح کے ثبوت پریس کانفرنس میں دیتے کہ فلاں موقع پر انہوں نے فلاں کا گھر جلایا اور فلاں موقع پر فلاں کو گولی ماری، فلاں موقع پر فلاں کا سر پھاڑا۔ تو صرف اتنا کہہ دینے سے کہ وہ شدت پسند ہے، حالانکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پاکستان میں شروع دن سے سیاست کر رہی ہے اور اس کو شدت پسند نہیں مانا گیا۔ سخت گیر اسلامی یا جس کو کہا جاتا ہے کہ راسخ العقیدہ اسلامی پارٹیاں، تو ان میں وہ ضرور شامل ہے، ان میں JUP بھی شامل ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے، اس طرح اور بھی۔ شدت پسندی کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ پرویز مشرف کی حکومت تھی اور میں لاہور کے اخبار ایکسپریس کا ایڈیٹر تھا، تو میرا اس میں کالم بھی چھپتا تھا۔ تو ایک میرے خضر صورت صحافی میرے واقف کار تھے اور میں ان پر اعتبار کرتا تھا ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو بقار خاص ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے ان کی باتوں پر اعتبار کیا۔ انہوں نے مجھے ذمہ داری سے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ کرپشن کے وہی الزامات جو اب لگ رہے ہیں ان پر اس وقت بھی لگائے جاتے تھے۔ چنانچہ میں نے ان پر اعتبار کر لیا اور میں نے 1-2 مرتبہ اپنے کالم کے پیروں میں مولانا فضل الرحمان کو ٹارگٹ کیا اور ان کا نام میں نے رکھا مولانا کروڑی مل۔ تو اس پر JUI کے جو حامی ہیں پشاور میں تو بہت زیادہ ہیں اور پنڈی میں بھی ہیں، لاہور میں چلیے کم ہو گئے، لیکن ان کے کسی حامی کی طرف سے اخبار کے دفتر کو کوئی تھریٹ، کوئی گالی، کوئی بد کلامی، کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کی گئی۔ البتہ مولانا فضل الرحمان کا ایک فون ہمارے گروپ ایڈیٹر مرحوم عباس ستر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت عظیم صحافی تھے، ان کو آیا کہ آپ مجھ پر تنقید جتنا کرنا چاہیں کریں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ نے تو مجھے ہندو بنا دیا کروڑی مل میرا نام رکھ کر۔ تو یہ بات عباس ستر صاحب نے مجھے بتائی، تو میں نے کہا کہ یہ مولانا کو غلط فہمی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی غلط فہمی ہے، چلیے آج سے میں ان کو کروڑی مل نہیں لکھوں گا۔ یہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کروڑی مل ہندو نام نہیں ہے، یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ انہی دنوں میں ایک اور مولانا صاحب کے بارے میں ایک بالکل بے ضرر سطر لکھی گئی۔ ان کے اہل خانہ کسی بیوٹی پارلر میں گئے اور وہاں ڈاکو نے اسی وقت اتفاق سے ڈاکو بھی آ گئے اور انہوں نے پرس وغیرہ چھین لیے، زیورات بھی تلوا لیے، کوئی پیسے ویسے بھی لے لیے۔ تو یہ خبر اخبارات میں چھپی۔ میں نے اس خبر پر تبصرہ کیا کہ بیوٹی پارلر پر جانا ظاہر ہے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خلاف شریعت بھی نہیں ہے، لیکن ایک بڑے مبلغ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ بڑا مبلغ جو ہوتا ہے وہ تو ایک لوگوں کے لیے نمونہ بنتا ہے، تو ان کے لیے یہ شایانہ شان نہیں ہے۔ تو اس پر مولانا کے عقیدت مندوں کا تانتا بند گیا ٹیلی فون کا کہ ہم آپ کا اخبار بند کر دیں گے۔ گالی والی تو خیر انہوں نے نہیں دی، لیکن بدتمیزی اور سخت کلامی کے ساتھ انہوں نے احتجاج کیا۔ حالانکہ اس فقرے میں ایک فقرہ بھی سوء ادب میں شمار نہیں ہوتا تھا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تو میں نے لکھا کہ وہ کرپٹ ہے اور ان کا نام بھی کروڑی مل لکھا، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل اس طرح کا نہیں دیا جو منفی ہو۔ مولانا فضل الرحمان کے اس رد عمل سے میں ان کے متاثر ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مزاج میں سخت گیر نہیں ہے، انتقامی ذہنیت نہیں رکھتے۔ بعد میں خیر پتہ چل گیا کہ یہ سارے کرپشن کے الزامات جن کا شیخ رشید نے بھی ڈھنڈورا پیٹا تھا، پیچھے ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے، اور مولانا ڈیزل اور ڈیزل کے پرمٹ، اس طرح کے جو سارے الزامات ہیں یہ وہ فیبریکیٹڈ ہیں اور ایک پلاننگ کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنی رائے پر نظر ثانی کر لیا اور مولانا کے بارے میں میری رائے بدل گئی۔ لیکن اب وضاحت ضروری ہے کہ کروڑی مل ہندو نام کیوں نہیں ہے۔ ہندو نام ہو یا اسلامی نام ہو، وہ ہوتا ہے جس کا تعلق مذہب سے ہو۔
मसलन किसी का नाम कृष्ण लाल है तो वो मजहबी नाम है, हिंदू नाम है, क्योंकि कृष्ण जी उनके बहुत बड़े अवतार हैं। और अगर कोई कहे कि वो राम लाल है तो ज़ाहिर है राम भी उनके बड़े देवता हैं और अवतार हैं। किसी का नाम मोहन लाल है तो मोहन भी कृष्ण जी का एक लक़ब है। तो ये तो हिंदू नाम हो गए। इसी तरह इस्लामी नाम है कि किसी का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल गफ़ार है, मोहम्मद अली है, तो ये मजहबी नाम है कि। लेकिन कुछ नाम हैं जो अरबी फ़ारसी हैं, चूँकि वो मुसलमान रखते हैं उनको इस्लामी समझा जाता है, हालांकि वो कोई गैर मुस्लिम भी रख सकता है। मसलन फलक शेर, ये फ़ारसी नाम है और फ़ारसी बोलने वाले चूँकि तकरीबन तमाम के तमाम मुसलमान हैं, सिवाय थोड़े बहुत ज़रतश्तियों के या चंद एक यहूदियों के, चंद हज़ार यहूदी जो ईरान में रहते हैं उनकी ज़ुबान भी फ़ारसी है, तो उनको छोड़कर बाकी फ़ारसी बोलने वाले तमाम मुसलमान हैं। और इसलिए अरबी और फ़ारसी के वो नाम जिनका मज़हब से कोई लाज़मी ताल्लुक़ नहीं है वो भी इस्लामी शनाख्त बन गए, मुसलमानों की शनाख्त बन गए, हालांकि वो अरबी नाम है। कोई गैर मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई दहरिया, कोई भी उनका नाम रख सकता है। इसी तरह फ़ारसी के हैं। ये जो करोड़ी मल का लफ्ज़ है ये हिंदू इसलिए नहीं है कि ये असल में नाम है ही नहीं, किसी हिंदू का नाम करोड़ी मल नहीं होता। करोड़ी मल एक खिताब है जो उस आदमी को दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा मालदार हो। इसका उर्दू में तर्जमा है करोड़पति। करोड़ से करोड़ी और मल उसकी निस्बत, यानी करोड़ों रुपए वाला। तो इसका उर्दू तर्जमा ये बनता था कि मौलाना करोड़पति। लेकिन चूंकि मल का लफ्ज़ हिंदी नामों में इस्तेमाल होता है तो मौलाना ने ये समझा कि ये एक हिंदू नाम है जो मुझे इन्होंने दिया है, और कुछ दूसरे लोग भी यही समझे होंगे कि मैंने उनको हिंदू बना दिया है। ये एक हिंदू नहीं है, हिंदी ज़बान है। जिस तरह हम अपने बाज़ किसी की तकरीर पर तर्ज करना हो तो हम ये कहते हैं कि इतना लंबा भाषण क्यों दे रहे हो, तो भाषण हिंदी लफ्ज़ है, भाषण हिंदू लफ्ज़ नहीं है। मौलाना से मैंने इस पर अपनी किसी कालम में माज़रत भी की थी, लेकिन ये पुरानी बात होगी। और अब मुझ पर क्लियर है कि ये जो करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं ये एक ही फैक्ट्री से आते हैं और ये घड़े जाते हैं और फिर कुछ लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं कि इनको फैलाना है। अगर मौलाना फजल रहमान करोड़ों रुपए की करप्शन के मुर्तकब हुए थे मुशर्रफ के ज़माने में, तो मुशर्रफ का ज़माना गया तो बहुत मुद्दत गुजर गई, तो अब तक उनके खिलाफ, बल्कि उनके खिलाफ तो नैब भी जरूरत नहीं कर सकता कि वो केस बनाए। तो जनाब ये बात थी माजी की, तो इस पर ही मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।